नमस्कार। महाराष्ट्र में इस बार होने जा रहे विधानसभा चुनाव पिछले चुनाव से काफी अलग और दिलचस्प होंगे। यहां दो गठबंधनों के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। एक तरफ सत्ताधारी महायुति है तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी। दोनों ही गठबंधनों में एक एक राष्ट्रीय पार्टी है और दो दो क्षेत्रीय पार्टियां। महायुति में बीजेपी के साथ शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार है, तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार। इनके अलावा कुछ छोटे दल भी दोनों गठबंधनों के साथ मैदान में हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले तक माना जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी महायुति से सत्ता छीनने में कामयाब रहेगा, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में महायुति को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। यह गठबंधन राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 19 पर जीत हासिल कर सका था। लेकिन पिछले चंद दिनों में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे अब दोनों गठबंधनों के बीच मुकाबला कांटे का होता नजर आ रहा है। तो आखिर वो कौन सी बातें हुई हैं जिसकी वजह से मुकाबला अचानक बराबरी का होता दिखाई दे रहा है? इसके लिए सबसे पहले महाराष्ट्र में मुद्दों की चर्चा करना बेहतर होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है मराठा आरक्षण का, जो फिर से नतीजों को प्रभावित कर सकता है। लोकसभा चुनाव में महायुति से मराठा समुदाय नाराज था और उसके गुस्से का खामियाजा महायुति को भुगतना पड़ा था। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ, उसका मुख्य निशाना बीजेपी ही थी। इस बार जरांगे पाटिल ने यह ऐलान किया है कि वो कई सीटों पर मराठा उम्मीदवार उतारेंगे और जहां नहीं उतार सकते वहां दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। जरांगे पाटिल के इस ऐलान से जाहिर तौर पर महायुति के नेताओं की नींद उड़ गई है और वो इसकी काट ढूंढने में जुट गए हैं। मराठा वोटों के नुकसान से बचने के लिए महायुति के घटक दल ओबीसी जातियों को अपने साथ करने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हरियाणा फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। वैसे हरियाणा और महाराष्ट्र के सियासी समीकरण और जटिलताएं तो अलग अलग हैं, एक समान तो यहां पर है नहीं चीजें। लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजों का असर महाराष्ट्र में भी जरूर दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह तमाम सर्वे और एग्जिट पोल ने हार की भविष्यवाणी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब रही, उसने महाराष्ट्र में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है, नई ऊर्जा भरती है। यहां भी हरियाणा फॉर्मूले की बात होने लगी है। यह हरियाणा फॉर्मूला आखिर था क्या? दरअसल जब हरियाणा में वर्चस्व रखने वाली दबंग जाट जाति का झुकाव कांग्रेस की तरफ नजर आने लगा, तो बीजेपी ने अपना फोकस बाकी जातियों पर कर दिया, जिससे वो सत्ता बचाने में कामयाब रही। अब हरियाणा की तरह ही महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जाति मराठा के मुंह मोड़ने पर बीजेपी अपना ध्यान अन्य जातियों की तरफ लगाते हुए उनका समर्थन पाने की भरपूर कोशिश कर रही है। और हरियाणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश फॉर्मूले के साथ भी मैदान में उतर रही है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में लोक लुभावन घोषणाओं का भी बड़ा जोर है। हर राज्य की तरह, हर इलेक्शन की तरह मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की तर्ज पर इसी साल अगस्त में महाराष्ट्र में भी शिंदे सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की शुरुआत की थी। और इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 21 से 65 वर्ष की उम्र की महिलाओं को हर महीने सरकार की तरफ से 1500 रुपए दिए जाते हैं। और अब तक योजना के लिए पात्र महिलाओं को 3 किस्तें मिल भी गई हैं। इसके साथ ही महिलाओं को साल में 3 बार मुफ्त गैस सिलेंडर देने का भी ऐलान किया गया है। तो महिलाओं पर खास फोकस भी रहता है वैसे सरकारों का। एक और बड़ा फैसला महायुति की सरकार ने लिया है और चुनाव से ठीक पहले शिंदे सरकार ने मुंबई में एंट्री पर लिए जाने वाले टोल टैक्स को खत्म कर दिया है। सिर्फ भारी वाहनों को टोल टैक्स भरना होगा। और साथ ही हर वर्ग को साधने की कोशिश के तहत सरकार ने गौ सेवकों को प्रतिदिन 50 रुपए का भत्ता देने और मदरसा शिक्षकों की वेतन वृद्धि का भी ऐलान किया है। जी हां, आम चुनाव में महायुति की हार के पीछे एक बड़ा कारण किसानों का गुस्सा भी था। महाराष्ट्र में इस साल के शुरुआती 6 महीने में 1267 किसान आत्महत्या कर चुके हैं और अब चुनाव से ठीक पहले शिंदे सरकार ने 2023 के नुकसान के लिए राहत के तौर पर 4111 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। किसानों को साथ लाने की कोशिश, साधने की कोशिश।
महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति वोटर्स में सहानुभूति दिखी थी। एक फैक्टर सहानुभूति का रहा था पिछले लोकसभा चुनाव में, और शरद पवार की पार्टी ने अजित पवार की पार्टी से दोगुनी सीटें जीती थी। यानी लोगों को अजित पवार की अपने चाचा शरद पवार से बगावत पसंद नहीं आई थी। अब शरद पवार को फिर से ऐसी ही सहानुभूति मिलती है या नहीं, इस पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि यह फैक्टर भी कई सीटों का नतीजा तय करेगा। हालांकि वैसी सहानुभूति इस वक्त दिखाई नहीं पड़ रही है। वहीं उद्धव ठाकरे का मामला भी शरद पवार की तरह ही है। एनसीपी से एक साल पहले जून 2022 में शिवसेना में बगावत हुई और 56 में से 42 विधायक और 12 सांसद शिंदे के साथ चले गए। पार्टी का आधिकारिक नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे को मिल गया। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने शिंदे की शिवसेना से 2 सीटें ज्यादा हासिल की। उद्धव ठाकरे एक बार फिर चुनाव प्रचार के दौरान खुद को गद्दारी का शिकार बताकर सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको यह सहानुभूति मिल पाती है या नहीं, ये तो खैर काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि असली शिवसेना और असली एनसीपी किसकी है, यह इस चुनाव के बाद जरूर साफ हो जाएगा। वहीं दोनों महागठबंधनों के अलावा कुछ छोटी पार्टियां भी अपना दमखम दिखाने की जुगत में है। महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी करीब दर्जन भर सीटों पर जोर आजमा रही है, तो बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी भी मैदान में ताल ठोक रही है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तो 200 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, जिनके निशाने पर उद्धव की शिवसेना के उम्मीदवार होंगे। साफ है, महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए सभी दल कोशिश कर रहे हैं, और वहां के चुनाव नतीजे लोकसभा चुनाव वाले नतीजे से जुदा हो सकते हैं, जिसके लिए महायुति के नेता तय फॉर्मूले पर काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी ये काम आप जरूर कर लें। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।